हाँ, इस बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज की श्रृंखला में आपके सिलेबस के अनुसार आखिरी जो ये बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज प्लेग है, ये मेरे ख्याल से आपके सिलेबस के अनुसार ये आखिरी बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज है। तो इसके बारे में हम आपसे आज चर्चा करना चाहेंगे। इसमें जो खास बिंदु होंगे चर्चा के, वो होगा इसका इंट्रोडक्शन, इसके काज, ये वेक्टर्स ऑफ डिजीज, सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इसके टाइप्स। तो हम इन बिंदुओं पर आपके साथ डिटेल से चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए हम जानें कि प्लेग है क्या। तो प्लेग के बारे में ये कहा जाता है कि एक बहुत ही हाई इन्फेक्शस या बहुत ही घातक किस्म की एक संक्रामक बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज है, जो अगर इसका प्रॉपर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट न किया जाए तो यह प्राणघातक हो सकती है, यानी व्यक्ति की जान भी ले सकती है। यह इतना हाई ग्रेड इन्फेक्शस डिजीज मानी जाती है। तो इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये जो प्लेग है, यह ऐसा नहीं कि कोई नई बीमारी है, ये बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में इसका संक्रमण होता रहा है। और पहले तो इसकी गंभीरता इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि चूँकि संक्रामक होने के नाते किसी खास जगह पर, किसी टाउन या गांव में अगर इसका प्रचार प्रसार हो गया, इसका संक्रमण हो गया, तो पूरे गांव को, पूरी आबादी को अपने लपेटे में ले लेती थी और गांव के गांव वीरान हो जाते थे, लोगों की डेथ हो जाती थी और लोग अपने जान से हाथ धो बैठते थे। लेकिन नाउ डेज, आज के तारीख में हमारे पास इतनी हाई ग्रेड मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की व्यवस्था है कि हम बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर चुके हैं और इसका इलाज भी करते हैं और व्यक्ति की जान भी बचा लेते हैं। वैसे तो यह रोडेंट ग्रुप के जो प्राणी हैं, यानी वे प्राणी जो अपना भोजन कुतर कर करते हैं, कुतरने की जिनके अंदर आदत होती है, जिसके आगे दो नुकीले दांत होते हैं, खास तौर से इसी ग्रुप के प्राणियों में जैसे गिलहरी है, चूहा है, या इस तरह के जो रोएदार जानवर होते हैं, प्राणी होते हैं, उनमें पाई जाती है और वहीं से फैलती है। कैसे फैलती है? तो इनके बॉडी पर एक पिस्सू पाया जाता है, यानी एक भूरे रंग का छोटा सा कीटाणु होता है, रोगाणु होता है, जो इनके शरीर पर पाया जाता है। तो जब ये इससे प्रभावित होते हैं तो फिर ये पिस्सू भी उसके वाहक का काम करते हैं और इन्हीं पिस्सुओं के द्वारा यह एक प्राणी से दूसरे प्राणी या फिर मनुष्यों तक के अपनी पहुंच बना लेते हैं और उसको संक्रमित कर उसके लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं। तो बताया गया कि प्लेग एक घातक प्राण बीमारी मानी जाती है। प्लेग एक प्राण घातक बीमारी मानी जाती है। वैसे तो यह रोडेंट या ऐसे प्राणी जो कुतरने का कार्य करते हैं, जैसे चूहा हुआ, गिलहरी हुआ, etc इत्यादि की ये बीमारी मानी जाती है, फिर भी इन्हीं के द्वारा, इनके पिस्सुओं के द्वारा ये मनुष्यों तो फैल करके और उसके लिए जानलेवा साबित होती है। इसे हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्लैक डेथ, यानी काली मृत्यु। क्या सुना आपने? हाँ, ठीक सुना। ब्लैक डेथ का मतलब होता है काली मृत्यु। तो इतना सीवियर इसका नाम रखा गया है क्योंकि इसका नेचर था कि यह जिसको अपने संक्रमण में ले लेती थी बीमारी पहले, आज की तारीख में नहीं, तो उसका जान लेकर के ही ठीक होती थी। इसीलिए इसे हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। अब इसका कारण जो बताया गया वो एक बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया की क्या विशेषता है कि वो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है, नॉन मोटाइल होता है, जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। यह यर्सीनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया ये ग्राम नेगेटिव ग्रुप से बिलोंग करता है और इसका नेचर है नॉन मोटाइल, मतलब गतिहीन, ये गति नहीं करता है और ग्राम नेगेटिव से बिलोंग करता है। वेक्टर्स ऑफ डिजीज, अगला जो डिस्कस का पॉइंट होगा वो होगा वेक्टर्स ऑफ डिजीज,
यानी इस रोग के वाहक कौन होते हैं, कैसे एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे हेल्दी व्यक्ति में फैल जाता है, तो उसी को हम नाम देते हैं वेक्टर्स ऑफ डिजीज, यानी रोग को वहन कर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देना। तो इसका मुख्य वाहक तो हम चूहे या फिर इसके पिस्सू को ही मानते हैं। ये पिस्सू के द्वारा, जिसको हम रैट फ्लीज के नाम से जानते हैं, या क्या होता है, छोटा सा भूरे रंग का रोगाणु होता है जो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलाने में इसके वाहक का काम करता है। इसके अलावा इसमें जेनोप्सिला सियोपिस नामक पिस्सू तथा जेनोप्सिला एस्टिया जैसे पिस्सू भी होते हैं, जो इस रोग को एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति तक फैलाने में वाहक का काम करते हैं। इसलिए इनको हम नाम देते हैं वेक्टर्स ऑफ डिजीज, यानी इस रोग को फैलाने का जो काम करते हैं, प्रचार माध्यम का जो काम करते हैं, उनको हम नाम देते हैं रोग के वाहक। यानी वे वाहन जो एक व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति से इसके रोगाणुओं को दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करते हैं, उनको हम नाम देते हैं वेक्टर्स ऑफ डिजीज। तो इसमें आपको बताया गया कि इसका मुख्य स्रोत तो ये जो चूहा के पिस्सू होते हैं, रैट फ्लीज जिनको आप नाम देते हैं, या फिर दूसरे भी होते हैं जेनोप्सिला सियोपिस एंड ये जेनोप्सिला एस्टिया जैसे पिस्सू भी इसके वाहक माने जाते हैं। और इन्हीं पिस्सुओं के द्वारा यह बड़े आराम से एक संक्रमित व्यक्ति से चलकर दूसरे हेल्दी व्यक्ति तक पहुंच जाता है और उसको अपने संक्रमण में ले लेता है और उसको संक्रमित कर देता है। अब है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इसके इन्फेक्शन का सोर्स क्या है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। तो इसके इन्फेक्शन का जो मुख्य स्रोत हम मानते हैं वो है संक्रमित रोडेंट एवं पिस्सू को ही मानते हैं। यानी जो ये रोडेंट ग्रुप के जो प्राणी हैं उन्हीं को मानते हैं, और फिर उनके ऊपर जो ये पिस्सू जो पाए जाते हैं इनको ही मानते हैं। लेकिन न्यूमोनिक प्लेग से संक्रमित व्यक्ति इसके इन्फेक्शन का भी मुख्य स्रोत हो सकता है। यानी ये न्यूमोनिक प्लेग क्या है, तो यह आगे आपको मिलेगा कि यह प्लेग की एक वैरायटी है। जैसा कि प्लेग 3 तरह का बताया गया है, न्यूमोनिक, सेप्टिसीमिक और ब्यूबोनिक। तो ये जो न्यूमोनिक होता है यह भी एक अच्छा स्रोत हो सकता है अपना संक्रमण दूसरे को पहुंचाने में। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में वैसे तो यह बीमारी रोडेंट्स एंड उसके पिस्सुओं के द्वारा ही फैलती है, लेकिन खास तौर से ये न्यूमोनिक प्लेग जो इसकी एक वैरायटी होती है, इसमें एक व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति दूसरे हेल्दी व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को ये डायरेक्ट उस तक पहुंचाने में मदद करता है। इसके प्रसार की कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, जैसे सर्दी का मौसम इसके लिए अनुकूल होता है। यानी इसका प्रचार प्रसार, इसका इन्फेक्शन हॉट मौसम में नहीं के बराबर होता है या बहुत कम होता है, रेयर घटनाएं होती हैं। लेकिन जो सर्दी का मौसम है इसके लिए बहुत ही फेवरेबल माना जाता है, बहुत ही अनुकूल माना जाता है, और इसका संक्रमण सर्दियों के मौसम में ही ज़्यादा होता है। दूसरा है जंगली रोडेंट, इसके रोगाणुओं के मुख्य एवं प्राकृतिक संग्राहक माने जाते हैं। तो ये रोडेंट जो हैं ये सभी तो जंगली ही होते हैं, और इसके रोगाणुओं के मुख्य प्राकृतिक रूप से वो संग्रह करता होते हैं, उन्हीं में ये स्टोर होता है और वहीं से फैलता है। तीसरा जो इसका ट्रांसमिशन का मोड बताया गया वो है इसका संक्रमण किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकता है। इसका संक्रमण ऐसे व्यक्तियों में ज़्यादा होने के चांसेस बनाता है जो खेती किसानी करते हैं या पशुओं की देखभाल करते हैं, जैसे पशु चराने का काम करते हैं। तो इस तरह के व्यक्तियों में इसके होने के रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं, और ऐसे ही व्यक्तियों में इसका संक्रमण ज़्यादा मिलता है, जैसे शिकारी हुए, क्योंकि ये इनके टच में होते हैं। ये खेती किसानी करने वाले व्यक्ति हुए, या फिर पशु चराने वाले पशुपालक हुए। तो ऐसे लोगों में इसके प्रचार प्रसार का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है। यानी
इनमें बड़े आराम से फैल जाता है और उनको अपने संक्रमण में ले लेता है। अब हम जो लास्ट पॉइंट इसका आज के डिस्कशन में रखेंगे वो होगा टाइप्स, यानी प्लेग में भी वैरायटी है। ये कई तरह का माना जाता है, मुख्य रूप से 3 तरह का माना जाता है। पहला बताया गया आपको न्यूमोनिक प्लेग, दूसरा बताया गया सेप्टिसीमिक प्लेग और तीसरा बताया गया ब्यूबोनिक प्लेग। तो ये 3 वैरायटी इसकी बताई गई हैं। अब हम एक एक करके तीनों वैरायटी का एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन आपके साथ करना चाहेंगे, व्याख्या करना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमोनिक प्लेग क्या होता है। तो ये जो न्यूमोनिक प्लेग है, आपने न्यूमोनिया का नाम सुना होगा। न्यूमोनिया क्या है? ये लंग के इन्फेक्शन का दुष्परिणाम है। यह बीमारी है जो लंग से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है, काफ़ी मात्रा में स्पुटम बनता है, निकलता भी है। तो वही चीज़ है कि ये न्यूमोनिक प्लेग अत्यधिक, ये तीनों वैरायटी में सबसे अत्यधिक संक्रामक इसी को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसकी प्राथमिक अवस्था में अचानक कैसे लक्षण दिखते हैं शुरुआती दौर में, तो अचानक व्यक्ति को खांसी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर खांसी आएगी तो उसको सांस लेने में भी दिक्कत होगी। तो इस तरह के लक्षण इसमें मिलते हैं। और विशेषता यह है कि जब ये खांसता है, बलगम ज़्यादा अमाउंट में गिरता है, निकलता है बाहर, और बलगम का स्वभाव है कि वो झागदार होगा, प्राथी होगा और उसमें ब्लड कंटेनिंग होगा, उसमें ब्लड के छींटे भी आपको मिलेंगे। तो इस तरह के लक्षण न्यूमोनिक प्लेग के प्रिमिटिव स्टेज में आपको देखने को मिलते हैं। चूंकि इसका जो बलगम है वो काफ़ी मात्रा में निकलता है और इसके बलगम में ही इसके रोगाणु छिपे होते हैं। जब वो व्यक्ति कफिंग करता है तो बलगम उसका बाहर आता है और बलगम में छिपे हुए रोगाणु एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, वातावरण में फैल जाते हैं। और फिर उस वातावरण में जब कोई हेल्दी व्यक्ति जाता है तो फिर उसको ये संक्रमित करने से चूकते नहीं हैं और उसको अपने संक्रमण में ले लेते हैं। तो इसके जो इस तरह से ये न्यूमोनिक में इसका जो बलगम होता है उसमें काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं और जब ये एटमॉस्फेयर में आते हैं तो फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का नाम आपको बार बार वायरल और बैक्टीरियल डिजीज दोनों में बताया गया है। तो वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से ये दूसरे हेल्दी व्यक्ति को अपने संक्रमण में ले लेते हैं और उसको संक्रमित कर देते हैं। बाकी इसके जो 2 और वैरायटी हैं, सेप्टिसीमिक प्लेग और ब्यूबोनिक प्लेग, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इसका कंट्रोल, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, ये तमाम ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिनके बारे में हम अगले एपिसोड में आपसे काफ़ी डिटेल से चर्चा करना चाहेंगे। तो आज के जो मुख्य टॉपिक्स रहे, ये रहा प्लेग का इंट्रोडक्शन, उसका काज, वेक्टर्स ऑफ डिजीज, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसके टाइप्स। तो इन बिंदुओं पर हमने आपके साथ अच्छे से चर्चा कर लिया है। बाकी की जानकारी या शेष विवरण हम अगले एपिसोड में आपके साथ जरूर डिस्कशन करेंगे। आप मेरी वीडियो को कंटिन्यूटी में देखते रहें तो इसका लाभ आपको मिलेगा। अगर आप डिसकंटिन्यूटी करते हैं तो फिर आपके लाभ का परसेंटेज बहुत कम हो जाता है और डिसकंटिन्यूटी होने से आपका रिदम बिगड़ जाता है। तो इसलिए आप कंटिन्यूटी में मेरी वीडियोज़ को आप पढ़ते रहें, सुनते रहें, देखते रहें।